हेलो बच्चों, कैसे हो? बाकी हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर अभी कंटिन्यू रखे हैं, जिसमें बहुत सारे पोर्शंस हम लोग फिनिश कर लिए हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मास एंड वेट के बारे में, ठीक है। फिर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे इसी के बेस्ट। तो फिर से टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपना काम स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए क्या है, हम बात करते हैं मास का। तो मास क्या है? मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज mass of an object is a measure of its inertia, ठीक है। और नॉर्मली आपको ना इनर्शिया के बारे में बहुत बढ़िया से इस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर कर दिए हैं। इनर्शिया के बारे में अगर आप मोशन वाला अगर आप लेक्चर देखें तो उसमें बहुत बढ़िया से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर किया, बहुत बढ़िया से, ठीक है ना, इनर्शिया को, ठीक है। इसके टाइप्स का भी चर्चा कर लिए हैं, ठीक है। और फिर हम बाद में अभी अगर मान लीजिए कि इसी का चर्चा करेंगे तो आपको यूँ लगेगा कि यार टाइम वेस्ट हो रहा है, तो मैं भी नहीं चाहूँगा इस चीज़ को। अगर आपको मान लो इनर्शिया देखना हो तो आप मोशन वाले चैप्टर लेक्चर वीडियो का आप प्ले कर सकते हैं, ठीक है ना। उसमें बहुत बढ़िया से एग्जाम्पल के साथ और उसका टाइप्स बता रखे हैं हम लोग, ठीक है ना। नॉर्मली ये होता है। तो अब नॉर्मली अगर कहें कि मास क्या है, मास है क्या? द मैग्नीट्यूड विच इज फाउंड इन अ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड मास, ठीक है। द मैग्नीट्यूड विच इज फाउंड इन अ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड मास। नॉर्मल भाषा में अगर बात करें तो जैसे मान लो 3 kg, तो मैग्नीट्यूड कितना है? 3 यूनिट्स क्या आ गया? kg। तो 3 kg क्या है? मास है उसका। 50 ग्राम, तो ग्राम क्या है आपका? यूनिट्स। और 50 क्या है? मैग्नीट्यूड। तो नॉर्मली क्या होगा? न्यूमेरिकल वैल्यू इज ऑल्सो नोन एज मैग्नीट्यूड्स। तो इस कंडीशन में आप क्या कह सकते हैं? 50 ग्राम इज ऑल्सो द मास ऑफ एनी सब्सटेंस, एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। चलिए अब दूसरा कहते हैं क्या, मास के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। क्या है? तो मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। मास जो है ये स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके पास एक फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है। मास के पास एक फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है, क्लियर है। आप जरा देखिए इसको भी, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी को भी हमने बहुत बढ़िया से क्लियर किया है मोशन वाले लेक्चर में, ठीक है ना। तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, इसको पूरी तरह से कंप्लीट नॉलेज के लिए। दूसरा होता है आपका SI यूनिट ऑफ मास इज kg। और जो थर्ड आता है ये आता है CGS यूनिट ऑफ मास इज ग्राम। अच्छा यहाँ पर बात आई क्या CGS का, तो ये होता है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड, ठीक है। सेंटीमीटर है क्या? इट इज द इंस्ट्रूमेंट या मेजरमेंट ऑफ लेंथ, यूनिट्स मेजरमेंट ऑफ लेंथ, और यूनिट्स मेजरमेंट ऑफ मास, और यूनिट्स मेजरमेंट ऑफ क्या? टाइम। देखिए तो इसको बोलते हैं CGS यूनिट, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट की बात करने जा रहे हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट्स होता है ये आपका है मास इज कांस्टेंट। मास इज अ या मास हैज अ कांस्टेंट वैल्यू आप कह सकते हो, या दूसरे लैंग्वेज में ये कह सकते हो कि मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट। नॉर्मली जो मास है वो क्या होगा? आपका कांस्टेंट होगा, ठीक है। दैट मीन्स इट डज नॉट चेंज, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। चाहे आप यहाँ पर आप इंडिया में रह के आप 2 kg का कोई एप्पल खरीदो, 2 kg एप्पल, या फिर आप मान लो कि सपोज बेंगलोर चले जाओ, इंडिया में ही है, ये भी परेशान नहीं होना है। अभी दिल्ली की बात कर लेते हैं, थोड़ा प्लेस टू प्लेस वैरी करते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर एक लगाओ कह सकते हैं मास, इसी पार्ट्स को दोबारा क्लियर कर रहा हूं मैं, मास नेवर वैरी प्लेस टू प्लेस,
मास नेवर वेरी प्लेस टू प्लेस। जैसे अभी एग्जांपल लेके मान लो इंडिया, अभी यहाँ पर दिल्ली में हो और आप दिल्ली में क्या करते हैं आप कि 5 kg कोई ऑब्जेक्ट या सब्सटेंसेज आप परचेज किया। अब बेंगलोर चले जाते हो, वहाँ पर भी 5 kg सब्सटेंसेज परचेज करते हो तो सेम क्वांटिटी मिलेगा आपको, मैग्नीट्यूड भी सेम मिलेगा ऑलमोस्ट। हो सकता है क्वांटिटी डिफरेंट भी हो, ठीक है, बट मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। फिर यहाँ से आप मान लीजिए को अमेरिका चले जाते हो, वहाँ पर आप परचेज करते हो तो वहाँ पर भी मैग्नीट्यूड सेम मिलेगा। वहाँ से मान लो कहीं और चले जाते हैं, साउथ कोरिया जाते हैं, चाइना जाते हैं, कहीं कहीं भी जाते हैं, वॉट एवर यू वांट टू गो फॉरवर्ड मूव, मतलब तो आप वहाँ पर जो भी आप परचेज करोगे तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो कभी वैरी नहीं करेगा। जो सामान यहाँ खरीदे वही वहाँ पर भी। अगर मान लो आपका मान लो शर्ट पहने और शर्ट का लेंथ मान लो 120 या समथिंग कुछ आता है, इस तरह से आप बाहर जाओगे वहाँ पर 120 समथिंग ही मिलेगा। ये नहीं कि अब वहाँ गए तो वहाँ का जो लेंथ है चेंज हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि मास भी क्या करता है, वेरी बिल्कुल नहीं करता है, इसलिए याद रखना इस बात को। तो हम कह सकते हैं मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट और इट डज नॉट चेंज, ठीक है। अब नॉर्मली बात करते हैं क्या कि मास इज यूजुअली मेजर्ड बाय, अब मास को कैसे मेजर करते हो, तो मास इज यूजुअली मेजर्ड बाय, देखिए मास इज यूजुअली मेजर्ड बाय किससे, यूज ऑफ बीम बैलेंस। अच्छा यहाँ पर बीम बैलेंस की बात कर लेते हैं, दैट मीन्स इस तरह की बात हो गया, जरा देखो इस तरह से बीम बैलेंस की बात करते हैं। ये मास कैसे मेजर होता है, बीम बैलेंस से, क्लियर है। चलिए अब हम नेक्स्ट की बात करने जा रहे हैं इसी के बारे में कि वेट क्या है। अब मान लो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन ये आता है नॉर्मली, इफ अ बॉडी having mass 10 kg goes to planet, what changes its mass, या what will be its exact mass, exact, तो क्या बनेगा। तो नॉर्मली आप देखो क्या है कि पूरे यूनिवर्स में कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को थ्रू आउट कर दो, मास सेम रहेगा, याद रखना इस बात को। तो नॉर्मली हम कर सकते हैं आंसर कितना बनेगा, इसके आंसर्स बनेंगे 10 kg। मतलब पूरे यूनिवर्स में कहीं पर भी लेके जाओ तो मास कभी भी चेंज नहीं करता है। मैंने एक लाइन लिखा था, मास नेवर बी वेरी प्लेस टू प्लेस, ठीक है नॉर्मली। और उसको हम कैसे करते हैं, यानी नॉर्मली अगर हम बात करें तो उसको करते हैं बीम बैलेंस से, ठीक है। अब एक बात तो सबसे इंपॉर्टेंट है, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट देखिएगा, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट नेवर बी जीरो। कभी भी देखो 0 kg 2 kg 0 ग्राम जब आई नहीं तो कुछ नहीं, नथिंग। तो मास कभी भी जीरो नहीं होता है, याद रखना इस बात को, मास नेवर बी जीरो, ठीक है। चलिए अब तक हम लोग सिर्फ देखें मास के बारे में, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं वेट के बारे में। वेट क्या होता है, ठीक है। देखिए ग्रेविटी का फोर्स ही तो वेट का लगेगा है ना, क्या है ग्रेविटी का जो फोर्स है वो हम किसकी बात कर लेंगे, वेट का। नॉर्मली मास को m से डिनोट करते हैं और वेट को w से डिनोट कर लेते हैं, तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हो, वेट की बात कर लो। हाँ वेट है क्या, द फोर्स विद विच देखिए जरा, फोर्स विद विच, ठीक है ना, एन ऑब्जेक्ट attracted towards the earth, the force with which an object attracted towards the earth,
तो नॉर्मली कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज आल्सो नोन एज वेट। सिंपली कहते हैं यहां से फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज आल्सो नोन एज वेट। ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज आल्सो नोन एज वेट। अब बात आती है क्या कि चलो वेट के बारे में तो पढ़ लिए, अब इसके पूरा कंप्लीट देखते हैं वेट किसके करीब होता है, वेट का फॉर्मूला क्या बात बनेगा। ठीक है, देखिए तो जरा, यहां से हम कह सकते हैं वेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर हम वेट को W के और मास को अगर हम m कह दें, एक्सेलरेशन ड्यू टू अगर हम g करें, तो यहां से W जो बनेगा ये बनेगा mg के करीब। ठीक है, mg के करीब बनेगा। और g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसका जो वैल्यू होता है ये ऑलमोस्ट कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड। कहां पर, ये होता है सरफेस ऑफ द अर्थ। कहां पर होता है ये, अर्थ के सरफेस पे होता है। अर्थ के सरफेस से ऊपर लेके जाओगे तो नेगेटिव बनेगा, अर्थ के सरफेस से नीचे आओगे तो क्या बनेगा, तब भी नेगेटिव बनेगा। अर्थ के सरफेस पे कितना बन जाएगा, यानी पॉजिटिव बन जाएगा। क्लियर है, मतलब 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है ये कहां पर बनेगा, ये सरफेस ऑफ अर्थ पे बनेगा। क्लियर है, चलिए अब हम नेक्स्ट बात करने जाते हैं। अब जरा देखो तो, हम SI यूनिट की बात कर रहे थे, SI यूनिट ऑफ वेट। तो नॉर्मली कैसे निकालते हैं आप SI यूनिट, देखिए तो, अब W इज इक्वल टू आपने कहा mg, तो मास का क्या kg, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज आल्सो नोन एज न्यूटन। ठीक है ना, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज आल्सो नोन एज न्यूटन। तो यहां से कह सकते हैं द SI यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन। ठीक है, और 1 न्यूटन किसके करीब आएगा, ये बनेगा आपका नॉर्मली kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और CGS यूनिट क्या बन जाएगा, CGS यूनिट जो बनेगा आपका CGS यूनिट ऑफ वेट, ये बन जाएगा आपको डाइन, DYNE। अच्छा, अब डाइन का क्या मतलब है, डाइन का मतलब हो गया आपको ग्राम सेंटीमीटर और पर सेकेंड स्क्वायर, याद रखना है इसको, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये डाइन जो है ये CGS यूनिट है, यानी इसको कह सकते हैं सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड वाला यूनिट, और इसको क्या कह सकते हैं आप, ये न्यूटन kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को इसको बोलते हैं SI यूनिट। दोनों क्लियर हो गया होगा, SI यूनिट भी और CGS यूनिट भी क्लियर है। चलिए अब हम नेक्स्ट की बात करने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब नॉर्मल अगर हम बात करें तो जरा देखिए, द वैल्यू ऑफ वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, या नॉर्मली कह सकते हैं द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, अगर आप यहां से हटा दें तो कहेंगे द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट वैरी प्लेस टू प्लेस, प्लेस टू प्लेस, ये वैरी करता है। अब दैट इज इट डज नॉट कांस्टेंट, दैट मीन्स चेंजेस कहां से, चेंजेस प्लेस टू प्लेस, ये वैरी करता है। वैरी का मतलब होता है चेंज हो जाना। अब क्यों करता है ये चेंज, उसकी बात कर लेते हैं। देखिए जरा, अब मैंने कहा कि द वैल्यू या द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट वेरी प्लेस टू प्लेस, दैट इज इट डज नॉट, ठीक है ना, कांस्टेंट। ये कांस्टेंट नहीं होता है, लेकिन आपने अभी अभी क्या देखा था मास में, वो कांस्टेंट होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो प्रीवियस ईयर का जो CET का पेपर है उसमें भी क्वेश्चन डाला हुआ है
कि नॉर्मली अगर कोई ऑब्जेक्ट का मास दे दिया और कहीं मान लो उसको एटमॉस्फेयर यानी अर्थ के सरफेस से ऊपर फेंक दिया गया है, तो पूछ रहा है कि व्हाट विल इट्स मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो बच्चे फंस जाते हैं, सीधा सीधा जी से ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, गलत हो जाएगा। मास कभी भी चेंज नहीं होता है, बट आपका अगर हम बात करें वेट का, तो ये आपका वेरी करता है। क्यों करता है उसकी बात देखिए। इसके वेरी करने का रीजन ये है कि ये वेरी क्यों करता है, क्योंकि W जो होता है ये mg के करीब होता है, और देखो ये तो तुम्हारा कांस्टेंट टर्म है ना, और ये g जो है ना ये एक्सेलेरेशन ड्यू टू ये वेरी करता है। ये क्या करता है, ये वेरी करता है, और वेरी कहाँ करता है, यानी प्लेस टू प्लेस। और हमने मोशन चैप्टर को बहुत बढ़िया से क्लियर किया है, वहां पर भी हमने जिक्र करा इस चीज को कि कहाँ पे अगर मान लो अर्थ का सरफेस है ये, इस पर लेते हो तो g कितना बनेगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर इस अर्थ के सरफेस से ऊपर लेते हो तो नेगेटिव, अर्थ के सरफेस से नीचे तो नेगेटिव। हाँ, अब ये तो दोनों नेगेटिव बन रहा है, यानी अर्थ के सरफेस से ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव। हाँ, तो g का मान तो बदलता रहता है ना, g की वैल्यू चेंज हो रहा है ना। अगर g की वैल्यू चेंज हो तो वेट का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये भी चेंज हो जाएगा। दैट मीन्स नॉर्मली हम ये कह सकते हैं कि जो वैल्यू है वेट का वो क्या होता है, प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट की बात करने जा रहा हूँ। अब नेक्स्ट आपका क्या है कि नॉर्मली कि वेट इज यूजुअली मेजर्ड, वेट इज यूजुअली मेजर। देखिए अब वेट को कैसे मेजर करते हो, तो वेट इज यूजुअली मेजर्ड बाय यूज ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। किसके थ्रू आप करते हो, स्प्रिंग बैलेंस के थ्रू। स्प्रिंग बैलेंस मतलब क्या, नॉर्मली स्प्रिंग बैलेंस क्या है, इस तरह का आप वेट कर रहे हो, या फिर आप देखते हो ना कहीं जाते हो तो ऑलमोस्ट आप देखते हो कि इस तरह का होता है, इस तरह का। आप इस पे तो क्योंकि इसमें ग्रेविटी भी काम कर रहा है, और मास में क्या था आपका नॉर्मली फाइंड आउट किए थे। तो आप एक तरफ क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट। तो इसको समझना जरा क्या बात है यहाँ पर, जरा देखो तो नॉर्मली अगर हम बात करें, इसी का बात करने जा रहे हैं, यहाँ पर देखिए यही था ना आपका, मतलब इसको क्या बोलते थे, इसको आपने कहा था कि ये बीम बैलेंस है। इसको क्या कहते हैं, बीम बैलेंस। तो बीम बैलेंस जितना ग्रेविटी यहाँ उतना ग्रेविटी यहाँ, मतलब ग्रेविटी तो इक्वल। जितना ग्रेविटी इस 5 kg ऑब्जेक्ट में लग रहा है, और यहाँ पर आप कोई मटेरियल्स यूज कर रहे हैं, कोई आप सबस्टेंसेस परचेज किए मार्केट जाकर के किसी शॉप पे, तो जितना ग्रेविटी यहाँ लग रहा है उतना ग्रेविटी यहाँ भी तो लग रहा है, तो दोनों तो सेम ही सिमिलर है। समझ रहे बात को। और बात आती क्या है कि ये स्प्रिंग बैलेंस में, तो यहाँ पर तो ग्रेविटी एक ही जगह काम कर रहा है ना, दो में तो काम कर नहीं रहा है, तो यहाँ पर तो ग्रेविटी इसके साथ क्या इंक्लूडेड है। और हम ग्रेविटी इंक्लूडेड की बात अगर कर लें, दैट मीन्स यहाँ पर जरा देखिए, जरा वीडियो से दिखाऊँ आपको, इसकी बात कर रहे थे। तो इस सिचुएशन में क्या बात बन जाएगा, इसमें आपका बन जाएगा कि ग्रेविटी लग रही है मेरे भाई, ठीक है। तब क्या करेंगे उस सिचुएशन में, तो इसीलिए क्या होता है, वेट का जो है वैल्यू वो प्लेस टू प्लेस चेंज करता है, लेकिन मास का वैल्यू प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं करता। क्लियर है। तो ये आपका एक डिफरेंस था किसमें, मास और वेट में नॉर्मली। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं कि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून। Weight of an object on the moon। अब मून पे किसी ऑब्जेक्ट का वेट क्या होएगा, तो नॉर्मली होता क्या है कि अगर हम वेट ऑफ ऑब्जेक्ट को नॉर्मली सपोज मानो W O को कहें वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, और WE को कह दे वेट ऑन द अर्थ, वेट ऑन द अर्थ,
और नॉर्मली अगर हम बात करें WM को, तो इसको कह देते हैं वेट ऑन द मून। तो होगा क्या कि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून जो बनेगा, तो ये अर्थ का 1/6 हो जाएगा। तो वेट ऑफ मून इज इक्वल टू, यानी m इज इक्वल टू बनेगा 1/6 इंटू वेट ऑफ अर्थ, ये बनेगा दोस्त, यानी 1/6 पार्ट हो जाएगा। एक एग्जांपल के तौर पे अगर हम इसी बात को समझे तो जरा देखना, हालांकि ये प्रूफ ही होता है कि ये क्यों हुआ है, लेकिन अपने को प्रूफ से कोई लेना देना नहीं है, प्रूफ नहीं करना, क्योंकि अपने को पेपर नहीं लिखना है, अपने को क्या करना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्लियर है ना? बिल्कुल। तो उसके लिए फोकस कीजिए। तो यहाँ से मैंने कहा कि यानी वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द मून कितना बनेगा, 1/6 इंटू वेट ऑफ अर्थ पर जितना बनेगा। तो नॉर्मली एक एग्जांपल देते हैं कि 60 न्यूटन का वेट है कहाँ पर, अर्थ पर। 60 न्यूटन का वेट कहाँ पर है, अर्थ पर, और हमें ये लेके जाना मून पर कितना पूछेगा। तो आपसे पूछेगा कहाँ पर, ये मून पर। तो मून पर क्या करेंगे दोस्त, नॉर्मली ये बनेगा वेट ऑफ मून इज इक्वल टू 1/6 इंटू वेट ऑफ अर्थ। तो 1/6 इंटू कितना, 60। तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा तुम्हारा 10 न्यूटन। 10 न्यूटन का कहाँ पर होगा वेट, आपका मून पर। तो इस बात को याद रखना। और ये 2019 का क्वेश्चन है, CET का 2019 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये वेट पूछता है तो 10 न्यूटन का, क्लियर है। और यही पूछेगा कि यार इसी क्वेश्चंस को चेंज करता है कि अनदर क्वेश्चन कि यार मास जो है नॉर्मली ये 10 kg का है और इसको अर्थ के का मून पर ले जाया जाए इसी को, तो मून पर कितना मास होगा। तो मून पर जो मास बनेगा वो कितना हो जाएगा, 10 kg। कोई चेंजिंग नहीं आएगी। फिर से सुनिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए बेटे कि अगर आपसे पूछा जाता है कि वेट क्या होगा और नॉर्मली और मास में, तो एकदम दिमाग को एकदम से शांत रखना और आपके क्वेश्चन में आंसर ये देना है कि जो वेट होएगा वो प्लेस टू प्लेस वेरी करता है और जो मास है वो प्लेस टू प्लेस वेरी नहीं करता है। दूसरी बात, मास कहीं पर भी लेके जाते हो आप तो कांस्टेंट रहेगा और वेट जो है उसकी वैल्यू में भी चेंज हो सकती है, डिपेंड करता है जी पर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। एंड द थर्ड थिंग्स ये होता है कि अगर किसी भी न्यूटन का मास हो अर्थ के सरफेस पे और अर्थ के सरफेस से उसको हम मून पर ले जा रहे हैं, तो वहाँ पर उस पूरे अर्थ के सरफेस का 1/6 पार्ट हो जाएगा, जैसे कि आपको दिखा दिया है क्वेश्चन लेकर के। क्लियर है? चलिए द नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये आपका वेट का। वेट जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप कह सकते हो वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना। अब क्यों, क्योंकि देखो ये बन जाएगा W इज इक्वल टू m/g। तो हमने कहा था डोमिनेंट वाली बात याद करिए, तो डोमिनेंट वाली बात अगर आपको याद होगा तो अच्छे से बन जाएगा, और नहीं भी याद हो तो आप दूसरा तरीका ये अप्लाई कर सकते हो। सर जी फोर्स जो होता है ये होता है ma के करीब, ठीक है, और A जो है AG के करीब, तो फोर्स कितना हो गया mg। इसको सेकेंड मान लो, इसको फर्स्ट मान लो। तो फिलहाल अगर ये एरो से समझ में नहीं आए तो अगर आप कहते हो कि सर राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट साइड तो अपने आप बराबर होगा ना। तो लेफ्ट साइड अगर बराबर होता है तो W किसके करीब f, और इन दोनों का यूनिट क्या n, तो n इसका भी तो n इसका भी, तो इसीलिए f कहते हो वेक्टर क्वांटिटी है। तो f अगर इसके बराबर इक्विवेलेंट में हो तो W भी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी, और W भी वेक्टर क्वांटिटी होगा तो उसका यूनिट्स क्या बन जाएगा, वो बनेगा न्यूटन। क्लियर है? चलिए आगे की बात कर लेते हैं, ठीक है।
अब एक क्वेश्चंस ले लेते हैं और उस क्वेश्चंस को हम लोग पूरा क्लियर करते हैं क्वेश्चन लेकर के। नॉर्मली देखिए आपसे पूछा गया द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 8 kg, व्हाट इज इट्स वेट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। पहले तुम ट्राई करना, पहले वीडियो को पॉज करना, तुम ट्राई करना और ना बने तो फिर सॉल्यूशन देखने की कोशिश करना। देखो जरा, अब यहाँ से सॉल्यूशन निकालते हैं हम लोग। तो डेटा क्या है आपके सामने, सिर्फ मास, और मास कितना है 8 kg, और अपने को चाहिए क्या, वेट। तो अब जानते हो वेट किसके करीब, mg के करीब, और g तो कांस्टेंट होता है आपके साथ। g की वैल्यू कितना 9.8 मीटर पर, एकदम पॉकेट में लेके जाना है इसको हमेशा, जहां पे जाओगे ना एकदम पॉकेट में रखना है इस चीज को, तब भी जाके बात बनेगी। ठीक है, तो इस सिचुएशन में w किसके करीब बनेगा 10 × 9.8। ठीक है बेटे, इसको हटाइए और यहाँ लगा दीजिए, तो ऑलमोस्ट कितना बन गया, बोलिए तो 98 न्यूटन। तो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ पर, सरफेस पर, कितना बन गया 98 न्यूटन का। ठीक है, पहले तुम खुद ही ट्राई करना और ना बने तो फिर से कोशिश करना। क्लियर है कि नहीं। चलिए एक और क्वेश्चंस लेते हैं। चलो क्वेश्चंस लिया हूं मैं कि अ मैन वेट्स 600 न्यूटन ऑन द अर्थ इफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g on the earth be 100 meter per second square, what is his mass on the moon। यह क्वेश्चन कंप्लीट होता है, दूसरा क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है इसी में। on the moon weight of a man is found to be 100 न्यूटन, what is the value of g on the moon। नॉर्मली क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मतलब एक आदमी है जिसका वेट कितना है 600 न्यूटन का, तो कहता है अर्थ के सरफेस पे उसका मास क्या होगा अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इतना दे रखा हो, तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। दूसरा इसी में कह रहा है कि अगर मान लो चांद पर यानी मून पर आदमी का वेट 100 न्यूटन का अगर फाउंड हुआ हो, तो उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वहां पर क्या होगा। तो देखिए जरा सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्या है आपका कि वेट किस पर है, अर्थ पर, कितना है 600 न्यूटन, और g की वैल्यू कितना है, ये है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसीलिए हमें चाहिए क्या, मास, m चाहिए। तो m फाइंड आउट करने के लिए आप कहते हो फ्रॉम फार्मूला, एकदम बच्चे वाली बात करेंगे लोग। तो वेट ऑफ मून इज इक्वल टू, सॉरी वेट ऑफ अर्थ ये होता है मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और m इज इक्वल टू we अपॉन में g इज इक्वल टू बन गया आपके सामने 600 अपॉन में 10 इज इक्वल टू 60 kg का। फोकस करना, ये 60 किलोग्राम का क्या होगा उसके पास मास होगा। ठीक है, और नॉर्मली अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि वेट ऑफ मून क्या है, जरा चेक देखिए। ठीक है, अब यहां पर है दूसरे के लिए कंडीशन में वेट ऑफ मून कितना है, ये आपका है तकरीबन कितना 100 न्यूटन। जरा देखिए, तो क्या मैं इसको बोल सकता हूं ग्रेविटी एट द मून क्या बनेगा, हमें यही तो फाइंड आउट करना है। और एक बात बताइए, तो मास जो है ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है, तो हम यहां से क्या कह सकते हैं, अगर हम इसको के अर्थ की बात कर लें नॉर्मली, तो यहां पर क्या बात बन जाएगा, यानी ये बन जाएगा वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ, और ये आपका है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। मतलब कहां पर, ये अर्थ के सरफेस पे। तो नॉर्मली आप क्या कह सकते हैं, यहां पर आप कहते हो कि अगर हम बात करें, जरा सोचना, जरा बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है ये। W क्या होता है, m इंटू जी। अगर हम इसको कह दें कांस्टेंट, तो W किसके करीब, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जी के करीब। समझ रहे बात को। तो यहां से W बाय जी इज इक्वल टू क्या कहोगे, कांस्टेंट।
हाँ समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अब ये कैसे हुआ, W इज इक्वल टू कितना, क्योंकि देखो बेटा G तो वेरी करता है, अर्थ के सरफेस से हटा के बात कर रहे हैं, तो यहाँ से W इज इक्वल टू आपने कहा कि इसी पार्ट्स को देखिए तो ये कांस्टेंट करोगे तो W इज इक्वल टू कितना K इंटू G, और K को अगर कांस्टेंट रखोगे तो ऑलमोस्ट W बाई G कितना इज इक्वल टू K, तो ये वाला पॉइंट्स आया कि नहीं आया, W बाई G K के करीब आ रहा है ना, कांस्टेंट के करीब। तो अब अगर कांस्टेंट के करीब आता है तो नॉर्मली आप क्या कह सकते हैं, वही फिर से इस चीज को आप क्लियर करना चाहे तो मोशन वाले वीडियो आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ से बात बनेगा W1 बाय G1 इज इक्वल टू W2 बाय G2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो अगर हम इसको कहते हैं W1 जो है ये मेरा किसका है, यानी अर्थ का, और G1 जो है ये मेरा अर्थ का, और W2 जो है ये मेरा क्या है, मून का, और ये G2 जो है ये है मेरा मून का। तो नॉर्मली देखिए तो आप इसी चीज को आप कंपेयर कर लीजिए, तो अर्थ अपॉन में अर्थ इक्वल टू मून अपॉन में बोलो मून आया, तो हमें तो यही चाहिए। तो GM किसके करीब, WM इंटू बोलो किसके करीब, यानी G अर्थ अपॉन में बोलिए वेट ऑफ अर्थ के करीब। नहीं समझ में आया होगा तुम्हें। तो नॉर्मली आपके सामने कितना है, हमें चाहिए GM इज इक्वल टू एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मून पर। तो मून पर निकालने के लिए वेट ऑफ मून कितना था आपका 100, ये कितना था 600, और ये कितना था, ये आपका 9.8 होता है ऑलमोस्ट अर्थ के सरफेस पे। तो अगर इसकी बात कर लें तो आप अगर इसको ड्राइव कर लो तो आपकी जो वैल्यू आएगा तकरीबन ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेट, ठीक है। अगर तुम यहाँ से 10 बोला था क्या, अच्छा 10 ले लो दोस्त, 10 बोला था, तब ये आ जाएगा 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो यहाँ पर 10 आपका क्वेश्चन में ही था कि 10 लेना है आपको, तो ऑलमोस्ट 1000/600 मतलब कितना हो गया, देखिए, और ये कैंसिल आउट था, तो 10/6 देखिए 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या था उसका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कहाँ पर, ये था आपका मून पर। क्लियर हो गया। तो बात कर लेते हैं आगे की तरफ, ठीक है। अच्छा एक बात और आती है कि अगर मान लीजिए, चलिए क्वेश्चन ही ले लेते हैं तब समझ में आ जाए। देखिए ये क्वेश्चन ले लिए हम लोग ऑलमोस्ट। तो क्वेश्चन आपका है कि एन ऑब्जेक्ट वेट्स 10 Newton when measured on the surface of the earth, clear है, what would be its weight when measured on the surface of moon। एक लाइन में आंसर बन जाना चाहिए आपसे क्या, तो वेट ऑफ मून चाहिए तो 1/6 इंटू वेट ऑफ अर्थ, तो ऑलमोस्ट कितना अर्थ पे कितना किया गया नहीं मालूम है, हाँ जी 10/6 न्यूटन, तो ये कितना हो जाएगा, आप इसको फटाफट से डिवाइड करिए और आंसर निकालिए 1.67, आप जस्ट निकाले थे 1.67 न्यूटन। तो मून पर वेट कितना हो जाएगा 1.67 न्यूटन के करीब, ये मून का वेट हो गया। क्लियर है। चलिए अब हम एक बात और कर लेते हैं, नॉर्मली एक छोटा सा क्वेश्चन और लेने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ये क्वेश्चंस और लेते हैं। नॉर्मली ये क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हम लोग ऑलमोस्ट, है ना। दूसरा क्वेश्चंस लिए हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ मून इज ओनली 1/6 एज स्ट्रॉन्ग एज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ, व्हाट इज द वेट, हमें वेट फाइंड आउट करना है इन द न्यूटन्स ऑफ 10 kg, मास दे दिया बेटा, kg है यूनिट्स, तो मास हो गया, ऑब्जेक्ट ऑन द मून एंड ऑन द अर्थ, दोनों फाइंड आउट कर लीजिए। तो आप यहां से कह सकते हैं सॉल्यूशन के अंदर क्या क्या गिवन है, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू कितना, ये आपको 10 kg यूनिट्स लगा हुआ है, और आपका होता है G ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ कितना, तो ये होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि वेट ऑफ
ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ, तो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ कितना बनेगा, मास एंड ग्रेविटी ऑफ, कहां पर, अर्थ की बात कर रहे हैं। तो यहां से नॉर्मली 10 और इंटू 9.8 इजकल टू 98 न्यूटन बन जाएगा। कितना बन गया, 98 न्यूटन। ठीक है, अब कह रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सरफेस, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द मून, तो इसको मैं रफ कर रहा हूं। देखिए जरा, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज ओनली 1/6, यानी बात करें अर्थ का तो क्या बनेगा 1/6 इंटू कितना, ये बन जाएगा आपका नॉर्मली मून का। क्लियर, ये क्या, अच्छा नहीं उल्टा कह रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सरफेस मून इज इतना, अच्छा तो उल्टा, सॉरी मैं उल्टा लिख गया था, आई एम सॉरी। ठीक है, ये बन गया 1/6 ग्रेविटी का। अब ये कहां से आया, ग्रेविटी पता है, तो देखिए F इक्वल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, तो F इक्वल टू किसके बराबर, यहाँ से बनेगा m इंटू जी, और ये कांस्टेंट टर्म है तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल g, तो 1/6 पार्ट आपका कह रहा है ग्रेविटेशन से उतना स्ट्रॉन्ग है। तो नॉर्मली आप यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं क्या कि अब 1/6 इंटू अर्थ पर होता है 9.8, तो अब ये किसके करीब, ये मून पर कितना बन जाएगा, तो मून पे आपका बन जाएगा कितना, ऑलमोस्ट इतना 9.8 अपॉन में 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है, चलिए अब हमें निकालना क्या है कि वेट कहां पर, मून पर, तो हम कह सकते हैं वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून, तो नॉर्मली वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून जो बनेगा 1/6, सिंपली बात कर लेते हैं फार्मूला से, एम आई इंटू, बनेगा कि नहीं बनेगा, देखिए तो जरा, एम इंटू कितना, यानी जी एम, सॉरी यानी मास इंटू ग्रेविटी कहां पर, मून पर। तो अब नॉर्मली अगर हम बात करें, थोड़ा ऊपर लिखने की कोशिश करता हूं, ठीक है, तो यहां से बनेगा वेट ऑफ मून इज इक्वल टू बनेगा, मास आपको दे रखा है 10 और जी की वैल्यू, ठीक है, कितना आ गया आपका, आ गया 9.8 अपॉन में 6। देखिए जरा आपका, तो ये बन जाएगा आपका वेट ऑफ मून इज इक्वल टू 16.3 न्यूटन, ये बन जाएगा 16.3 न्यूटन। उसको कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगा आपका 16.3 न्यूटन। क्लियर है, चलिए अब हम थोड़ा आगे की बात कर लें, जरा एक क्वेश्चन और लेते हैं इस पे, और